हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों समांतर श्रेणी के अध्याय को समाप्त किया था, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के अध्याय को शुरू करने वाले हैं। बच्चों आज मतलब समझ जाइए कि प्रश्नावली जो है 1.1 अर्थात वास्तविक संख्या यहाँ शुरू होने वाला है बच्चों, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये बात समझना है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, है ना। तो आप लोग जो है इसके विषय में इस अध्याय का जो कुछ अध्ययन जो है आप लोग 9th क्लास में किए थे बच्चों, है ना। तो उसका थोड़ा एडवांस रूप आप लोगों को यहाँ पर 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ना है बच्चों, जिसके विषय में आप लोगों को मैं यहाँ बताता हूँ कि एल्गोरिदम आखिर होता क्या है, प्रमेयिका क्या होता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि आप लोग जो है एक 5 संख्या, मेरे पास 5 है, जिसको आप लोग 2 से भाग देते हैं। तो ये कितना बार में भाग लगेगा, तो आप जानते हैं कि 2 बार में भाग लगेगा, 4 आएगा और 1 बचेगा। तो ये विभिन्न भाग जो होता है इसका नाम तो आप लोगों को मालूम होगा बच्चों। जैसे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भागफल कहते हैं, है ना। ये जो शेष नीचे में बचता है इसका नाम हो जाता है शेषफल कहते हैं बच्चों, है ना। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है भाज्य, और इसका नाम क्या होता है बच्चों, भाजक, है ना। भाज्य और ये हो गया भाजक होता है। तो सबका नाम हमको मालूम है, इसको भाजक भाजक कहा जाता है, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। तो इन चारों के बीच में एक संबंध होता है बच्चों, जो हम भाज्य को निर्धारित करने का एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया जाता है कि भाज्य बराबर होता है ना। भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुना, है ना, भाजक गुना भागफल और प्लस होता है शेषफल। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को सबसे पहले यूक्लिड ने ही बनाया था, है ना। इसलिए इस फॉर्मूला से संबंधित जो तथ्य है उसको हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका कहा जाता है। तो आप देखिए इस फार्मूला में अब बैठाइए, आपको यदि मान लेते हैं कि ये 5 आपको पता नहीं है ना, सिर्फ आपका भाजक दिया गया है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तो इस 5 का आप निर्धारण कर सकते हैं। तो हम लोग इस फार्मूला में देखिएगा तो हम लोग भाजक का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, भागफल कितना है, 2 है, और शेषफल मेरा पास 1 है ना। तो 2 को 2 के साथ गुना करके 1 के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 और 1 5। तो इस फार्मूला के जरिए जो है अज्ञात भाजक भाज्य का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसी को जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक संतृप्त, एक मतलब जो है एक संक्षिप्त रूप में इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो भाज्य है बच्चों, है ना, स्टार्टिंग करते हैं भाज्य से। तो भाज्य मान लेते हैं कि मेरे पास, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं भाज्य को, है ना। भाजक को हम लोग मान लेते हैं बच्चों की पी से हम लोग सूचित करते हैं, और भागफल को जो है क्यू से हम लोग सूचित करते हैं, और शेषफल को हम लोग आर से सूचित करते हैं। इतनी बातें आप लोग जानिए। तो ये ऊपर वाला फार्मूला जो है एक संक्षिप्त रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा। तो भाज्य को हम लोग ए से सूचित किए हैं, है ना, भाजक को हम लोग पी से सूचित किए हैं, भागफल को हम लोग क्यू से सूचित किए हैं, और शेषफल को हम लोग आर से सूचित किए हैं। तो ये एक फार्मूला मेरे पास बन करके तैयार हो गया कि ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, भाग जब भी आप लोग यहाँ पर देते हैं, जहाँ आर का जो ये मान होता है अर्थात शेषफल का जो मान होता है वो हमेशा जो है भाजक से छोटा होना चाहिए, है ना। हमेशा P से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि R का मान जो होगा यदि P से छोटा नहीं होगा, अर्थात शेषफल का मान यदि भाजक से छोटा ना हो तो भाग और भी लगता है। हम आप लोगों को इसके विषय में भी उदाहरण दे करके समझा देते हैं। इसका उदाहरण देखिए, मान लेते हैं कि संख्या 2 को हम लोग 23 से विभाजित करते हैं। संख्या 23 को 2 से हम लोग विभाजित करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला भाग आपका कितना लगेगा, एक बार में लगेगा, तो ये 2 पूरी कट जाता है, तो यहाँ पर बच गया आपका 3, है ना। तो ये 3 जो बचा बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अवस्था में मेरा शेषफल यहाँ पर अभी 3 प्राप्त हुआ है, जो कि मेरा भाजक से बड़ा है।
तो इसका मतलब क्या है कि भाग एक बार और लगेगा। तो कितना बार में भाग लगेगा, तो पुनः एक बार में भाग लगेगा। तो यहाँ शेषफल बच गया 1। तो अब देखिए भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा यहाँ शेषफल जो है वो भाजक से छोटा हो गया। तो इसी हम लोग शेषफल को हम लोग r कहते हैं, और ये भाजक जो होता है बच्चों, है ना, ये भाजक जो है 2 है, तो ये r से हमेशा भी छोटा है बच्चों। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, तभी ये फार्मूला आपका रिक्वायर्ड बनेगा, ये आवश्यक फार्मूला आपको समझ में आएगा, है ना। इसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और इस फार्मूला का उपयोग करके बहुत सारे समस्याओं को हल करने का काम किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपनी किताब NCERT के बुक में प्रश्नावली 1.1 को निकालिए और उससे संबंधित बातों को जो है आप लोग देखने का प्रयास करें बच्चों। तो सबसे पहले आपको प्रश्न जो है 1 नंबर में लिखे मिलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक टर्म हमको समझ में नहीं आता है बच्चों, ये HCF क्या है कि नहीं। ये HCF क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं महत्तम, हिंदी में कहते हैं समापवर्तक, इसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं प्रश्न को हल करने का प्रयास करूंगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर पहले HCF का मतलब समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 2 संख्याएं बच्चों, यहाँ पर संख्या मेरे पास 2 है, 4 है। तो इस 2 और 4 का हमको HCF निकालना है बच्चों, है ना। तो इस 4 का हमको HCF निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जूनियर क्लास से भी आप लोग HCF निकालना जानते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से, है ना, 4 को विभाजित करते हैं, तो ये 2 बार में से पूरी कट जाता है। इसका मतलब है कि ये 2 संख्या हमको प्राप्त हुआ, है ना। तो ये 2 संख्या क्या है, ये 2 संख्या जो मुझे इसका HCF जो मुझे प्राप्त हुआ, है ना, इसका HCF मुझे 2 प्राप्त हुआ, तो ये 2 है क्या बच्चों, तो आप आज जान लीजिए कि यह 2 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस दोनों संख्या को एक साथ विभाजित कर सकती है। इसी को हम लोग कहते हैं HCF। तो यह 2 जो है ना, सभी संख्याओं में यही 2 संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 4 को एक साथ विभाजित कर सकती है। तो इस बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग HCF कहते हैं। तो आप जैसे देखिए, इस 2 और 4 को विभाजित करने के लिए मेरे पास 2 संख्या है ना। ये दोनों संख्या जो होती है 2 संख्या से विभाजित, एक तो सबसे पहले ये 1 से भी विभाजित हो सकती है ना। ये देखिए 2 संख्या 1 से विभाजित हो सकती है, 4 संख्या 1 से विभाजित हो सकती है, और यहाँ पर एक संख्या और भी प्राप्त हो गया मुझको 2, है ना। ये 2 संख्या से भी 2 विभाजित होगी, इस 2 संख्या से भी ये 4 विभाजित होगी। लेकिन HCF हमको बतलाता है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो इन सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 है, और दुनिया में कोई संख्या नहीं है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है ना, जो कि इन दोनों संख्या को विभाजित कर सकती है। 2 ही एक सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या को विभाजित कर सकती है। तो यही बड़ी संख्या क्या हो गया, इस संख्या का HCF होता है। मैं आपको और भी एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास बच्चों एक संख्या जो है 12 है और मेरे पास ये 14 है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इस 2 संख्या जो है किन 2 बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो सकती है ना। तो आप लोग इसको आराम से बना करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग देखने का प्रयास करिए कि ये 2 संख्या किन किन से विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इसका HCF निकाल देता हूं बच्चों, इसको हम लोग भाग दे देंगे, है कि नहीं। तो ये जाएगा मेरा 1 बार में जाता है, तो यहाँ से उतर गया 2, फिर 12 से ये 6 बार में पूरी कट जाता है। इसका मतलब इसका HCF हमको 2 से प्राप्त हुआ। लेकिन अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये संख्या किन किन चीज़ों से विभाजित हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले कि ये संख्या 1 से भी विभाजित हो सकती है, और ये संख्या 14 जो होती है ये 2 से भी विभाजित हो सकती है। तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमको निर्धारित करना है जो कि इस दोनों संख्या को एक साथ विभाजित कर दे, है ना। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, मेरा 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 जो हो गया इसका HCF होगा, है ना। इस दोनों संख्या का HCF मेरा कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हमको 2 प्राप्त होगा। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों कि जैसे हम लिखते हैं, देखिए
एक 12 हो गया और एक 24 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर बताइए कि इस दोनों संख्या का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि दोनों संख्या को कौन कौन संख्या विभाजित कर सकती है। सबसे पहले इसको 1 भी विभाजित कर सकता है, इस संख्या को 2 भी विभाजित कर सकती है ना, इस संख्या को 3 भी विभाजित कर सकती है और इस संख्या को 4 भी विभाजित कर सकती है। मतलब ये दोनों संख्या 1 से भी विभाजित हो रही है, ये दोनों संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, ये दोनों संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है और ये दोनों संख्या 4 से भी विभाजित हो रही है। और एक देखिए यहाँ पर ये संख्या 6 से भी विभाजित हो रही है ना। ये दोनों संख्या जो होती है 6 से भी विभाजित हो रही है। तो कितनी संख्या से ये विभाजित हो रही है, देखिए 1 2 3 4 5 संख्या से विभाजित हो रही है। तो इसका HCF क्या होगा, इन पांचों संख्या में से बड़ी संख्या, है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, इसका 6 है। तो इसका मतलब है कि इसका HCF मुझे 6 प्राप्त होगा, है ना। इसका HCF 6 होगा। आप लोग करके भी देख लीजिए, है ना। जैसे हम लोग 12 को 24 से विभाजित करेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ 24 आ गया, ये पूरा पूरी कट गया। तो 2 बार में ये पूरा पूरी कट जाता है। इसका मतलब है कि एक संख्या मुझे और प्राप्त हो गया 12, जो कि इस दोनों संख्या को एक साथ विभाजित करता है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये कितनी संख्या से विभाजित हो रही है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या से विभाजित हो रही है। तो इसका HCF क्या होगा, 12, बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब इस दोनों संख्या को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों साथ में विभाजित कर दे, वही इस दोनों का HCF होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ना तो इसका HCF 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 4 है, ना तो 5 है। तो इसका HCF कौन है ना। इसका HCF क्या है, 12 होगा, क्योंकि 12 ही जो होती है बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को एक साथ विभाजित कर देता है बच्चों। तो इसका HCF क्या होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया था, यहाँ पर 12 होगा इसका HCF, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा HCF का मतलब क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर सकता है। तो जैसे आप लोगों ने उदाहरण देखा यहाँ पर कि 12 और 24 में, है ना, को इतनी संख्या विभाजित कर सकती है, 1 भी विभाजित कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। तो लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 12। तो अर्थात दी गई संख्या को HCF क्या होगा, 12 होगा। तो HCF का कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे बच्चों कि HCF जो हम लोगों को बनाना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बनाना है ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर का आप लोग प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपने पास NCERT का बुक 10th क्लास का रखेंगे बच्चों। तो जो प्रश्न को मैं पढ़ूंगा उसे आप लोग पहले ही पढ़ लेंगे और उसे देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है प्रश्नों को हल किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है, 135, है ना, 135 और 225, है ना, का हम लोगों को HCF हम लोगों को निकालना है। लेकिन किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले लिखने का तरीका सीखना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 225 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 225 को लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग कहीं साइड में इसको हम लोग 135 से भाग करके हम लोग देख लेंगे, 135 225, तो ये कितना बार में जाएगा। तो इसको हम लोग 2 से करके देख लेते हैं कि 2 बार में जाएगा कि नहीं। देखिए 5 दूनी 10 के 0 हाथ में बचा 1, 6 और 1 7, है ना। और यहाँ पर हो गया 2, मतलब 270 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 225 है, तो इसका मतलब ये एक बार में भाग लगेगा। तो ये हो गया 135। अब घटाइए, 0 हो गया। देखिए 12 में से यहाँ पर 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ 1 हो गया तो ये कट गया, 90 हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन से कि ये तो मेरा क्या हो गया बच्चों, तो ये तो मेरा भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसका मतलब 135 को 1 से गुना करके 90 यदि जोड़ दें तो हमको 225 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे और इस पर बनाएंगे, मतलब 135 गुना 1 और प्लस 90, ये लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या जो आपको लिखा जाएगा उसका, है ना, हम लोगों को और इसका, इस दोनों का हम लोगों को संख्या, है ना, का कैलकुलेशन हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 135 और 135 को हम लोग 90 से अब हम लोग भाग देंगे। तो देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले इन दोनों को में से बड़ी संख्या खोजेंगे, उस बड़ी संख्या को कहीं साइड में हम लोग, है ना, 135 से भाग लेंगे और यूक्लिड जो आप लोगों का विभाजन प्रमेयिका है उसके आधार पर इसको हम लोग
लिखेंगे। तो लिखने का क्या तरीका है कि 135 गुना 1 प्लस 90 जैसे मैंने लिखा, आप लोग भी और भी प्रश्न को हल करेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे। अब देखिए 135 यहाँ पर मेरे बड़ी संख्या प्राप्त हुई है तो बड़ी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, और जो मेरा शेषफल प्राप्त होता है उससे उसको हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ शेषफल मेरा 90 है और उसको 135 से हम लोग विभाजित करेंगे। तो कहीं साइड में हम लोग विभाजित करेंगे, 90 है ना से विभाजित करना है 135 को, तो 2 से भी हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं बच्चों। तो 9 दूनी 18 180 हो जाता है, अर्थात ये एक बार में ही जाएगा 90 नहीं। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए 13 में से यदि 9 जाएगा तो मेरा बचेगा 4। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 गुना 1 प्लस 45 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 गुना 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 45। तो पुनः देखिए इस यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ आपको 90, तो 90 के जगह बड़ी संख्या है इसे 90 को यहाँ पर रख देंगे और फिर उसको शेषफल 45 से विभाजित करेंगे कहीं साइड में। तो 90 को हम लोगों को विभाजित करना है 45 से, तो ये 45 दूनी 90 होता है बच्चों, जानते हैं दोनों कट जाता है। तो इसका अब यहाँ पर शेषफल मेरा कितना प्राप्त हो गया, 0। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 45 गुना 2 प्लस 0 नहीं, तो इसको लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस यहाँ पर हो गया 0। तो इसका HCF हमको क्या प्राप्त हुआ, जब 0 शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर जो लिखी जाने वाली संख्या होती है वही उसका HCF प्राप्त होता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप लोग ये बात को समझने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार जो हम लोग लंबा विभाजन जो हम लोग किए, तो यहाँ तो 135 और 225 का HCF हम लोगों को 45 प्राप्त हुआ है ना, लेकिन इसके अलावा और भी तरह की बात की हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई कि 225 और 135 का भी HCF 45 होगा, 135 और 90 का भी HCF 45 होगा, और 90 और 45 का भी HCF 45 होगा। तो देखिए हमको कितनी बात की जानकारी मिली इससे। यदि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाते हैं तो 135 और 225 संख्या के अलावा भी और भी अन्य संख्या का HCF मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि HCF 135 और 225 का HCF हमको 45 प्राप्त हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और साथ ही और भी तरह की जानकारी मिली हमको कि HCF 225 है, 225 और 135 का भी HCF 45 होगा। पुनः HCF 135 और 90 का भी HCF हमको 45 प्राप्त होगा, और HCF 90 और 45 का भी HCF हमको 45 प्राप्त होगा। तो ये लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा जो है यदि हम HCF निकालते हैं तो ये बात की जानकारी हमको मिलती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। 2 नंबर का प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कितना है देखिए 196, और अपने किताब में देखेंगे प्रश्न को बच्चों है ना, 196 और 38220 का HCF हम लोगों को निकालना। तो हम लोगों ने क्या बोला कि दोनों में से सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को ढूंढेंगे, बड़ी संख्या को ढूंढेंगे और उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और साइड में कहीं इसको हम लोग विभाजित करके देखेंगे। तो 196 से हम लोगों को 38 है ना 220 को हम लोग विभाजित करना है। तो सबसे पहले ये कितना बार में भाग लगेगा बच्चों, एक बार में भाग लगेगा, आप लोग देख लीजिए है ना, क्योंकि 19 है ना, 19 दूनी 38 हो जाता है और इधर 6 दूनी 38, और देख लेते हैं कि 2 बार में लगेगा कि नहीं। ये 12 हो गया, 6 दूनी 12 हाथ में बचा एक, 9 दूनी 18 और एक 19 हाथ में बचा एक, 2 एक 2 और एक 3, यहाँ 392 हो जाता है, 2 बार में देते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ 382 है तो एक बार में ही भाग लगेगा। तो ये कितना हो गया 196। तो देखिए 12 में से 6 गया, यहाँ पर बच गया 6, यहाँ बच गया 7 है ना, तो इससे एक लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा मेरा 8, और ये 2 में से 1 हो गया, 186 हो गया बच्चों। तो पुनः देखिए एक संख्या यहाँ से उतरेगी, तो अब ये कितना बार में जाएगा, देखिए ये शायद हमको लग रहा है कि अब 9 दूनी 18, 9 बार में ये भाग लगेगा बच्चों, शायद ये 9 बार में ये भाग लगेगा। हम डायरेक्ट दे देते 9 बार में। तो 9 छके 54, 54 के 4 हाथ में बच गया 5, 9 9 81 और 5 86, 86 के 6 हाथ में बचा 8 है ना, 9 1 का 9 और 8, 9 और 8 यहाँ पर 17 होता है बच्चों है ना। 12 में से 4 गया, बच गया 8, तो यहाँ पर बच गया 5, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9 है ना, यहाँ 17 बच गया, 17 17 पूरा कट गया, पुनः फिर एक 0 उतर जाएगा। अब हमको लग रहा है कि 6 पंचे 30, 5 से चला जाना चाहिए ये। अब इसको देख लेते हैं, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में बचा 3, 45 और 3 48, 48 के 8 हाथ में बच गया 4,
तो 5 एका 5 और 4 9, हाँ ये पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब है कि ये एक ही बार में पूरा पूरी विभाजित हो गया। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 196 गुना, है ना, 196 गुना 195 प्लस 0 हो जाएगा यूक्लिड विभाजन से। तो 196 गुना 195 और प्लस यहाँ पर शेषफल मेरा कितना प्राप्त हो रहा है, 0। तो ये एक ही बार में 0 हमको मिल गया। तो इसका HCF कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों कि इसका HCF 196 और 38,220 का HCF जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा बच्चों, 196, क्योंकि यहाँ वाली संख्या HCF होती है 196, इसका आंसर होगा HCF का। तो चलिए बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट नंबर 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए, 867 और, है ना, 867 और 255 का HCF हम लोगों को बोलता है ज्ञात करने के लिए बच्चों। तो हम लोग यहाँ आपको बताया कि इसमें सबसे पहले आप लोग बड़ी संख्या को लिख लें, 867 को हम लोग 255 से हम लोग विभाजित करेंगे, कहीं साइड में विभाजित कर ले, है ना। 855 से हम लोग क्या करेंगे, 255 से हम लोग 867 को हम लोग विभाजित करेंगे। तो ये लगभग मेरे अंदाज से 3 बार में जाना चाहिए बच्चों। देखिए आप, 5 या 15, 15 के 5 रह गया 1, है ना, तो 15 और 1 16, हाथ में बच गया 1, 6 और 1 7, तो यहाँ पर मिला हमको 665। अब देखिए 7 में से 2 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 0 हो गया, ये 102 हमको प्राप्त होता है बच्चों। तो इसको यूक्लिड विभाजन से हम लोग लिख सकते हैं 867 को कि 255 गुना 3 प्लस 102 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 255 गुना 3 प्लस हो जाएगा 102। तो इसमें बड़ी संख्या हमको क्या मिल रहा है, 255। 255 को 102 से हम लोग विभाजित करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हो गया 255। अब यहाँ पर कहीं साइड्स में हम लोग 102 से इसको विभाजित करके देख लेंगे, है ना। तो विभाजित करके देखेंगे तो कितना बार में ये जाएगा बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि शायद ये 2 बार में चला जाना चाहिए। तो 2 बार में इसको हम लोग भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 5, ये पूरा पूरी कट गया, है ना। तो ये अब इसको यूक्लिड विभाजन से हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो यह कितना हो गया, 255। तो 255 को कैसे लिखेंगे, 102 गुना, है ना, 2 प्लस 51, क्या लिखेंगे, 102 गुना 2 प्लस 51। तो इसमें बड़ी संख्या क्या मिला हमको, 102 मिला। तो 102 को हम लोग 51 से हम लोग विभाजित करना है। तो 51 से हम लोग 102 को विभाजित करेंगे तो ये 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो है ना, यहाँ 0 मिला। तो 102 को कैसे लिखेंगे, 51 गुना 2 प्लस 0। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 51 गुना 2 प्लस 0। तो 0 मुझे 3 स्टेप में हमको प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है कि इसका HCF मुझको 51 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि HCF ऑफ 867,225 का हमको HCF कितना मिल रहा है, 51 मिल रहा है। तो और भी हमको बातें हमको पता चल रहा है कि 867 और 225 का HCF यदि 51 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 255 और 102 का भी HCF, है ना, 51 होगा, और 102 और 51 का भी HCF 51 होगा। तो मैं सारी बातों को लिखूंगा, लेकिन आंसर आपका यही है। तो यहाँ जो HCF हमको मिल रहा है, किसका किसका मिला, देखिए 255 और 102 का भी HCF 51 है, और HCF 102 और 51 का भी HCF 51 होगा। तो ये भी आंसर है बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोग विस्तृत LCM जो हम लोगों को प्राप्त करते हैं, तो इससे हमको और भी संख्याओं का HCF के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे बच्चों कि प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 2 आप देखिए आपको कैसे बनाना है, तो इसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है ना, कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। तो ये प्रश्न है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, यहाँ पर जो संख्याएं होती है धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है बच्चों, ये होता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि A = PQ + R होता है, जहां R का मान
जहाँ आर हमेशा पी से छोटा होता है बच्चों, हम लोग ये बात जानते हैं। तो अब देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इससे और इसके बीच में आप तुलना करें तो पी का मान आपको क्या मिलेगा बच्चों? देखिए यहाँ पे क्या 6q+1 है ना, और यहाँ पर है देखिए PQ+R। तो यहाँ पर देखिए कि P के जगह में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसको तुलना करें तो आपको यहाँ पर पाएंगे कि P = यहाँ पर 6 है। तो यदि P का मान यदि 6 हो तो हम लोग जानते हैं कि R का मान हमेशा P से छोटा होता है। तो यदि P का मान 6 है तो R का मान कितना हो जाएगा? तो R का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है ना। हमेशा छोटा होता है तो 6 नहीं हो सकता। अब इसमें से आपको विषम संख्या खोज करना है। तो इसमें विषम संख्या, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो विषम संख्या 1 हो गया, विषम संख्या 3 हो गया, विषम संख्या 5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहला नंबर स्टेप लेंगे। तो यहाँ पर P का मान 6 रखेंगे और R का मान 1 रखेंगे और इस समीकरण में हम लोग बैठाएंगे। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो A का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? A का मान देखें, यहाँ पर P का मान 6 बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6Q और R का मान आपने 1 लेकर रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 6Q+1। तो पहला आपका धन देखिए विषम पूर्णांक संख्या 6Q+1 है। इसी प्रकार आप 2 अब लिखेंगे तो P का मान में तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन R अब दूसरा विषम संख्या रखना होगा तो R का मान यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो मेरा यहाँ पर A का मान क्या होगा, इसमें बैठाएंगे तो देखिए P का मान यहाँ पे आप 6 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6Q और R आपने 3 लेकर रखा है तो 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर दूसरा विषम पूर्णांक संख्या कितना हो गया, 6Q+3 के रूप में, जो कि मेरा आपका आया है। तो तीसरा विषम पूर्णांक के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुनः P का मान हम लोग 6 लेंगे, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन R हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीसरा हम लोगों को विषम संख्या लेना पड़ेगा, R का मान 5। तो पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे तो यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो जो कि क्या है मेरा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि A = PQ+R है। तो P का मान यहाँ पर 6 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो A = कितना हो जाएगा 6Q और R हमने 5 लेकर के रखा है तो 5 हो गया। तो ये तीसरा विषम पूर्णांक है जो कि मेरा आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न को हम लोगों को हल करना है। यहाँ पर कहता है देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, किसी पैरेड में 616 सदस्यों है ना वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 600, उसमें सेना का है ना कितना सदस्य है, बात समझिए कि पैरेड है ना, किसी पैरेड में 616 सदस्य है, मतलब एक पैरेड हमको करवाना है जिसमें सदस्य मतलब सेना जो टोटल सैनिकों की संख्या कितनी है 616 है। अब उसको 32 टुकड़ी में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको बांटना है ना। 616 सैनिक है, आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि इसको यदि हम लोग टुकड़ी में इस तरह करके बांटेंगे तो इसमें टोटल सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी 616, उसको 32 टुकड़ी में हमको बांट करके हमको उसको मार्च कराना है, पैरेड कराना है। तो कहता है कि अधिकतम टुकड़ियों की संख्या उसमें कितनी होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी यदि हम उसको लाइन लगाना शुरू करेंगे 32 टुकड़ियों में। तो हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे है ना जो सदस्य है और टुकड़ी है उन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो अधिकतम संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा कि दोनों संख्या को कौन बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर रही है तो वही उसमें स्तंभों की संख्या भी होगी। तो है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे 616 का, 616 और 32 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 616 को बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसको हम लोग कहीं साइड में 32 से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 616। अब देखिए इसको कितना बार में ये भाग लगेगा, तो यदि 2 से देते हैं बताओ तो 64 हो जाता है, अर्थात ये एक बार में भाग लगेगा, है ना। तो 32 यहाँ पर आ गया। तो 11 में से देखिए 11 में से 2 गया तो 9 हो जाता है। तो 9 और 2 11, यहाँ बच गया 5, है ना। 5 में से 3 गया 2 और 1 यहाँ पर यह 6 एक बार और उतर गया। तो अब ये कितना बार में जाएगा, तो अब यहाँ पर देखते हैं शायद ये 9 बार में जाने के लिए हो जाएगा बच्चों। देखिए एक बार 9 से इसको दे के देते हैं, 9 दूनी 18, 18 के 8 हाथ में बचा 1, है ना। अब 9 27, 27 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 28। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 9 बार में यहाँ पर हम लोग दे देंगे। तो ये हो गया 228,
है ना, 228। अब 16 हो गया, 16 में से 8 8 16 होता है, तो इसका मतलब है कि 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये यहाँ पर 8 बच गया, ये पूरा पूरी कट जाएगा, पुनः फिर यहाँ पर 8 बच गया, नहीं तो 2 स्टेप में ये बनेगा बच्चों। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, 216 को कैसे लिख सकते हैं, 32 गुना 19 प्लस 8 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 32 गुना 19 और प्लस 8 लिख सकते हैं एक स्टेप में। अब इसमें बड़ी संख्या मेरा 32 आ गया, तो 32 को हम लोग 8 से विभाजित करेंगे, तो 8 से विभाजित करना है 32 को, तो 8 4 32 होता है बच्चों, तो ये पूरा पूरी कट गया, है ना, अर्थात यहाँ 0 आ गया। तो 32 को कैसे लिखेंगे, 8 गुना 4 प्लस 0, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 गुना 4 प्लस 0। तो यहाँ वाली जो संख्या हमको मिलेगी वही मेरा HCF होगा। तो इसका HCF कितना होगा बच्चों, तो इसका HCF मिल गया मेरा 8। इसका मतलब है कुल स्तंभों की संख्या जो होगी 616 सदस्यों को 32 टुकड़ी में यदि विभाजित करेंगे तो कुल स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को मैंने क्या कहा, है ना, ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार मैं और बनाने के बाद आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। देखिए इसमें टोटल सदस्य मतलब सैनिकों की कुल संख्या वहाँ पर 616 सैनिक हैं, है ना, उसको आप लोगों को 32 टुकड़ी मतलब एक लाइन में 32, है ना, सैनिक रखना है, दूसरे लाइन में भी 32 सैनिक रखना है, तीसरे लाइन में भी 32 सैनिक रखना है, चौथे लाइन में भी 32 सैनिक रखना है। तो कहता है कि इस तरह कितने से कितने अधिक पंक्ति बन सकते हैं यदि हम लोगों को 32 32 एक एक पंक्ति में सजाना है ना। एक पंक्ति दिया, इसमें भी 32 सैनिक है, इसमें सैनिकों की संख्या 32 है। इस प्रकार यहाँ पर भी दूसरा पंक्ति दिया, इसमें भी सैनिकों की संख्या 32 है। यहाँ पर भी पंक्ति दी है, उसमें भी सैनिकों की संख्या 32 है। तो कहता है कि अधिक से अधिक कितने पंक्ति यहाँ पर बन सकते हैं, है ना, अधिक से अधिक कितने पंक्ति बन सकते हैं जिसमें पंक्ति एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या 32 हो और कुल पंक्तियों में सैनिकों की कुल संख्या 616 हो। तो ये कितने पंक्ति बनेंगे, 8 पंक्ति बनेंगे, यही इसका आंसर भी होगा बच्चों। तो आप लोगों को आज इतना ही मैं बताऊंगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे फिर जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। 2 ही प्रश्न इस शायद बचा हुआ है, इसमें 4 नंबर और 5 नंबर, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को मैं ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो आज ये लेसन का जस्ट शुरुआत ही हुआ है बच्चों। वास्तविक संख्या का आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें और इसे अपने कॉपी में पुनः एक बार दोबारा प्रयास करें बनाने का, है ना। उसके बाद जो है आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोग जो है घर में अच्छी तरह से हंसते रहें, हमेशा खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्तों को इस प्रकार के वीडियो हमेशा शेयर करें बच्चों, है ना। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है, आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक मुझे विदा दें। आप लोगों ने जो वीडियो देखा बच्चों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।